एल्केन्स के अंदर देखेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, तो इसमें पहला पॉइंट आ गया हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो बेटा, अगर इस रिएक्शन को ओवरऑल समझने का प्रयास करें कि ये रिएक्शन ओवरऑल क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ओवरऑल रिएक्शन क्या है, तो RmGX प्लस एनीथिंग having active hydrogen will give alkene। क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप R माइनस MgX प्लस विजुलाइज करेंगे। अब देखो ये रिएक्शन हो क्या रहा है, पहले इस रिएक्शन को समझते हैं कि अगर आपको किसी ने दिया CH3MgBr प्लस H2O, तो यहां पर H2O एक स्ट्रॉन्गर एसिड है, वो H प्लस दे देता है वीक एसिड फॉर्म करने के लिए। तो स्ट्रॉन्गर एसिड फर्निसेस H प्लस टू प्रोड्यूस वीक एसिड, और MgOH Br है ना। अब इसकी जगह कहीं पर भी आपको NH3 भी दिख जाए तो भी सेम काम करेंगे, क्योंकि जिसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा वो ग्रिग्नार्ड के साथ कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन दे देगा। अब देखोगे एनसीईआरटी क्लास 12th के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रीजन को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, तो बड़ा ऑब्वियस है, अगर आप ग्रिग्नार्ड को वाटर वाले मीडियम में रखोगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। ये बात क्लियर है क्या? तो इट विल प्रोड्यूस कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन, है ना। अब इसके बेसिस पर देखो होता क्या है कि इसके बेसिस पर क्या नया क्वेश्चन डिजाइन किया जा सकता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन बी प्रिपेयर्ड ये हो गया। ये दूसरा हो गया। इसमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, इसमें से कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं। क्या करेंगे बच्चे? तो इसको प्रिपेयर कर सकते हो क्या? अगर ये बन जाएगा तो इसके पास तो एक्टिव हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा, इसको क्या बना देगा, CH3 बना देगा, तो इसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। इसके पास भी एक्टिव हाइड्रोजन है, इसको भी प्रिपेयर नहीं कर सकते।
तो किसको प्रिपेयर कर सकते हैं? सिर्फ इस सी वाले को, है ना, इस सी वाले को प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो जो क्वेश्चंस क्लास 12 के अंदर एनसीईआरटी में है, सेम क्वेश्चन को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। सिमिलर काइंड ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी मॉडिफाइड लाइक दिस। क्लियर है? क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड और कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। सेकेंड रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। तो उर्ज रिएक्शन इट इज यूज्ड टू मेक symmetrical alkenes। It is used to make symmetrical alkenes। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, RX प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर, दिस विल फॉर्म RR। तो सिर्फ मिररिंग कर दे रहे हैं हम लोग। जैसे अगर तुमको CH3Br मिला, सोडियम ड्राई ईथर, तो इसका अल्काइल वाला पार्ट क्या है? CH3। CH3 लिखकर CH3 का मिरर ले लो। अगर आपको मिलता है CH3 CH2Br सोडियम ड्राई ईथर, आप क्या करो, राइट, इससे मिलता जुलता रिएक्शन है इनका, जो कि एल्केन को नहीं बाइफिनाइल को बनाने में यूज होता है। ठीक है, जो बाइफिनाइल को बनाने में यूज होता है। तो सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए उर्ज रिएक्शन यूज हो रहा है। तो बाइफिनाइल को बनाने के लिए सिमिलर टाइप का रिएक्शन यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिटिक। अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि हमें एल्काइल हैलाइड की जगह एक बेंजीन रिंग पे हैलोजन डाल दिए, एराइल हैलाइड ले लिए, प्लस सोडियम इन ड्राई ईथर कर दिया। क्या होगा? Br को हटा दो और बेंजीन रिंग का मिरर ले लो। तो ये हो गया हमारा बाइफिनाइल। ये ले लो बाइफिनाइल। इसको बोलते हैं फिटिक। इससे मिलता जुलता रिएक्शन आता है, इसको बोलते हैं वुर्ज फिटिक। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आप चाहे 11th में हो 12th में हो, लेकिन आपको रिएक्शन लिखना आ जाए। तो अब एक बेंजीन रिंग को एक एल्काइल के साथ जोड़ दोगे तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? वुर्ज फिटिक। तो उर्ज के अंदर अगर हम लोग तुरंत क्विकली याद करें तो हम लोग RR बना रहे थे, किससे? RBr से। अंडर व्हाट कंडीशन? सोडियम एंड ड्राई ईथर। इसमें हम बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दे रहे हैं।
किससे? एराइल हैलाइड से, कोई भी हैलोजन ले लो। और वुड्स फिटिक के अंदर हम लोग ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो क्विकली ये 3 रिएक्शंस हम लोगों ने आराम से लर्न कर लिया, हमारा काम खत्म हो गया। क्लियर है? दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू लर्न दीज थिंग्स सिंपली। तो वुड्स रिएक्शन यूज करते हैं सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए। कंडीशंस बहुत सिंपल है। अब अगर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो क्या करेंगे? आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना हो तो आप क्या करेंगे? अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए हम लोग जिस रिएक्शन का यूज करते हैं इसका नाम है कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस में हम डाई एल्काइल कॉपर लिथियम लेते हैं और इधर से R1X ले लेते हैं जो कि 1 डिग्री होना चाहिए। अब ध्यान में देना बच्चे कि R2COLi को हम लोग कैसे विजुलाइज करेंगे? R-। आपको विजुलाइजेशन टूल में ये बता रखा है कि इस तरह की चीजों को हम लोग कैसे विजुलाइज करेंगे? R-। ऑर्गेनोमेट्रिक सब्सटेंस में मेटालिक पार्ट खा जाएंगे और R- विजुलाइज करेंगे। R1 का कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप X- को हटाने वाले हो न्यूक्लियोफाइल से। X- is getting substituted by nucleophile. X- is getting substituted by nucleophile. What is the nucleophile? R- and alkyl halide 1 डिग्री क्यों ले रहे हैं ये हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि R1X should be 1 डिग्री, राइट? क्लियर है? तो ये आपको जनरल रिएक्शन लिखने आ गया। अब पर्टिकुलर रिएक्शन मैं हमेशा बताता हूं कि वर्कबुक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कैसे जनरल चीज को पर्टिकुलर लिख सकें। तो आपने मान लो ऐसा डाइएल्काइल कॉपर लिथियम लिख लिया, तो यहां पर एल्काइल ग्रुप को आपने स्पेसिफिकली इथाइल ग्रुप ले लिया, तो ये डाई इथाइल कॉपर लिथियम है और इसका रिएक्शन आप मिथाइल ब्रोमाइड से करवा रहे हो। यू आर डूइंग इट बाय मिथाइल ब्रोमाइड। अब हम लोगों में से हर एक बच्चा इस रिएक्शन को दे सकता है अगर उसने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो। इसको कैसे विजुलाइज करने वाले हैं? CH3 CH2-, इसको ऐसे ही विजुलाइज करने वाले हैं और हम Br को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? न्यूक्लियोफाइल। तो हमारे पास बन गया प्रोपेन। वुड से ये पॉसिबल नहीं था। वुड से हम हमेशा सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं, इससे ये पॉसिबल नहीं है। इससे ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? ये क्लियर है क्या? अब ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस आप लिख सकते हो। जो नेक्स्ट रिएक्शन मैं बताऊंगा बेटा, अच्छा मैं कोई भी ऐसे बहुत सारे एल्केन के प्रिपरेशन होंगे मैं, लेकिन आपको कोई भी ओवरलैपिंग चीजें नहीं बताऊंगा। तो एल्केन बनाना हम लोग सीखते रहेंगे टाइम एंड अगेन, बट अभी हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि कुछ ऐसे यूनिक मेथड्स
जो यहाँ पर हमें एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। जो नेक्स्ट मेथड है इसको बोलते हैं कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको बोलते हैं कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे सॉल्यूशंस कहीं पर होते हैं और वो कहीं पर कहाँ होंगे, एक्वस मीडियम में होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर दो लोकेशन होता है, एक अनोड वाला लोकेशन और अनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो RCO माइनस loses electron and becomes R dot plus CO2। CO2 गैस से लिबरेट हो गया। R dot क्या है, फ्री रेडिकल है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अब R dot दूसरे R डॉट के साथ कंबाइन करता है और क्या बना लेता है, RR। इससे भी क्या बन रहा है बेटा, सिमेट्रिकल एल्केन बन रहा है। कहां पर बन रहा है, एनोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा होगा, कैथोड पर H+ जो वाटर से आया होगा वो लिबरेट हो रहा होगा और हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा। तो कोलब्रुक इलेक्ट्रोलाइसिस is another method where we are making symmetrical alkene। अब नीट या मेंस ऐसे एग्जामिनेशन में तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए पहले। हटाएं क्या इसको, तो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग alkene cannot be prepared by Kohlberg electrolysis of mixture of salts of कार्बोक्सिलिक। अब देखो क्या होता है ना कि जब क्वेश्चंस डिजाइन किया जाता है तो मैं बहुत बार आपको बताता हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सिलेबस के अंदर कौन सी चीजें हैं, उससे कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपको बनवा के दिया जा सकता है, जो आप क्या होगा आंसर, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो क्या लग रहा है आंसर, क्या लग रहा है, अच्छा अगर ऐसा लग रहा हो तो हम देते नहीं। ये क्वेश्चन बनाते समय मैंने यही ध्यान में रखा कि कैसे अगर आपने कॉन्सेप्ट मिस कर दिया ना
तो मैंने क्या बोला कि सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में यूज होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने में यूज होता है। लेकिन जब क्वेश्चन दिया ना तो मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय कोलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। अब क्या कर सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट में मैंने क्या किया, मैंने एक इसका सॉल्ट पकड़ लिया और एक इसका सॉल्ट पकड़ लिया। अब हम बोल रहे हैं कि सेपरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल ही नहीं रहे हैं, मैंने ये कर लिया, है ना। इज यूज्ड और कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड में बहुत अंतर है। अब यहां से क्या निकल जाएगा, CH3 डॉट, और यहां से क्या निकल जाएगा, CH3 CH2 डॉट। कितने एल्केन्स बन जाएंगे, CH3 CH3 के साथ जुड़ गया तो ये बन गया, CH3 CH2 CH2 CH3 के साथ जुड़ गया तो ये बन जाएगा, और ये दोनों अगर आपस में जुड़ गया तो इसका मतलब है कि अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट कोई दे रहा है तब ये प्रिपेयर किया जा सकता है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्लियर है, इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है कि मैंने ये नहीं बोला कि शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि इस तरह के एल्केन्स को सेग्रीगेट करना डिफिकल्ट होगा, है ना। आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अगर इसको सेग्रीगेट करना चाहेंगे या सेपरेट करना चाहेंगे तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर सिंगल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है और यहाँ पर डिलिबरेटली मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स दिया गया है तो ये बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, बट हो सकता है कि हम उसको यूज नहीं कर पाए या हम इसको सेग्रीगेट नहीं कर पाए। तो जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, बट अगर आपका रिएक्शन मैकेनिज्म चेक करना चाहता है तो डेफिनेटली मीथेन तो नहीं बनेगा, किसी भी हालत में मीथेन नहीं बनेगा, लेकिन बाकी सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। क्लियर है। लास्ट मेथड देखते हैं इसका, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स सॉल्ट। तो यहां पर RCOH को अगर सोडा लाइम के साथ ट्रीट करेंगे तो देखिएगा एनसीईआरटी में सोडा लाइम क्या होता है, तो यहां पर CO2 लिबरेट करेगा और RH आएगा। तो इस तरह की सब्सटेंस आसानी से क्या होते हैं, डीकार्बोक्सिलेट हो जाते हैं। दे विल गेट डीकार्बोक्सिलेटेड वेरी वेरी इजीली, राइट। अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान में रखिएगा, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन कैसे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन से अगर क्वेश्चन आएगा तो इसे हम लोग सारे पॉइंट्स रिविजिट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक लेक्चर को ध्यान में रख के किया जा रहा है कि आप 80 से 70 से 80% क्वेश्चन आराम से नीट और मेंस लेवल का बना दें। तो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन लिख लीजिए, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेट फास्टेस्ट। तो आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने बोल दिया कि अगर कहीं आपको इस तरह के बीटा सब लोग समझते हो, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के
बगल वाले कार्बन को कौन सा लोकेशन बोलते हैं? अल्फा, और उसके अल्फा के बगल वाले को क्या बोलते हैं? बीटा। तो ये एक बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको एग्जाम में कहीं पर भी बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है और रेट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। हम लोग आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स ऑलमोस्ट कवर किया। राइट, अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। रिएक्शन ऑफ एल्केन्स तो बहुत आसान है बेटा, रिएक्शन ऑफ एल्केन्स बहुत ही आसान है, हम लोग को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो मैं अभी आपको एक ही दो रिएक्शन बताऊंगा जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पर है, और कुछ रिएक्शन मैं आपको मार्क करवा दूंगा जो आप एनसीईआरटी से लर्न कर सकते हो, जहां पर कि आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, तो रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? रिएक्शन कौन सा रिएक्शन देता है एल्केन? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन इज, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन इज तो हम लोगों ने जो कुछ भी जीरो से में क्या है एक तरीके से उसको स्विफ्ट रिवीजन मार ले रहे ताकि कम से कम फंडामेंटल आपका साउंड हो जाए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें हम लोग पहला रिएक्शन देख रहे हैं, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। तो हम लोग को पता है कि RH प्लस H2 सनलाइट और हीट RH देता है। H2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, फ्लोरीन इज मोर देन ब्रोमीन इज मोर देन आयोडीन। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद क्लोरीनेशन, फिर ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। हम लोगों ने यहाँ पर एक पॉइंट याद रख लेना है, हमें एक पॉइंट याद रख लेना है कि Br2 इज मोर सेलेक्टिव या Br2 की जगह हम लोग ब्रोमिनेशन ही लिख लेते हैं। तो ब्रोमिनेशन is more selective than chlorination. Bromination is more selective than chlorination, मतलब ब्रोमिनेशन प्रेफर करेगा कि ब्रोमीन कहां पर ऐड हो जहां पर मोर स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है ना। तो हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स देख रखे, तो इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा क्योंकि मेरे एजेंडा के अंदर बिल्कुल इसको सिंपलीफाई रखना है। हटा इसको। इसमें 3 स्टेप्स होते थे, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ये सारी बातें अभी भी आराम से वैलिड है। अगर हम लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें, बेसिक लेवल का क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। तो बेसिक लेवल का क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हैं, देखो अगर हम बोले कोई तुमसे ऐसे पूछे Br2 सनलाइट, अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट देना है, मोनोब्रोमिनेशन का प्रोडक्ट देना है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट दोगे? तो बात इतनी है बेटा कि Br2 सनलाइट
मतलब एल्केन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये नेचर किसका है, एल्केन का है। अब ये रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था और यहाँ हो सकता था। ये बात समझ में आ गई? कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, 2, क्योंकि ये लोकेशन और ये लोकेशन आइडेंटिकल है और ये लोकेशन और ये लोकेशन आइडेंटिकल है। ये बात दिख रही है क्या? एग्जैक्टली ऐसा लग रहा है क्या कि 2 ही प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं? देखते हैं, देखो क्या डिफरेंस आता है स्कूल एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री को इग्नोर कर दें तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, है कि नहीं? देख रहे हैं, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है। मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूं बेटा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की बेसिक बुक है जिसको बना लो, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब उसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पूरा बनाने की कोशिश करोगे तो 4, 5, 6, 8 घंटे लगेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगेगा 11th 12th बनाने में, अगर आप सॉल्ट अनसॉल्ट सारा बनाएंगे तो। लेकिन वो 8 घंटे आपको बहुत इफेक्ट दिखेगा आपकी थिंकिंग पर। ये मेरा काम है समझाना। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो एक एलाइलिक फ्री रेडिकल है, जबकि यहाँ और यहाँ पर जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो अगर टोटल प्रोडक्ट पूछता, अब ये एनसीईआरटी अगर पूछ रहा है तो सिर्फ ये प्रोडक्ट बना के काम चल जाएगा। लेकिन देखो तो यहाँ स्टीरियो सेंटर बन रहा है क्या? All 4 groups are attached to, this is different. यहां पर स्टीरियो सेंटर बन रहा है, देखो तो ये साइड और ये साइड क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर कल के डेट में आईआईटी या मेंस में कोई भी समझदार आदमी होगा तो वो इसी क्वेश्चन को, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन को जेईई क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगा। पूछेगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्शंस बना देगा, 4 ऑप्शंस दे देंगे कि मेजर प्रोडक्ट क्या है ना? तो इस 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन ये मेजर प्रोडक्ट है। 3-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सीन जो है हमारा वो माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन टोटल प्रोडक्ट की संख्या यहां पर स्टीरियो सेंटर बन रहा है तो ये डेफिनेटली रेसमिक मिक्सचर बन रहा होगा। तो ये 2 हो गया और यहां पर 1 हो गया, तो टोटल प्रोडक्ट की संख्या क्या होगी, 3 हो गई। तो बेसिक क्वेश्चन को उठाकर देखो, मेजर प्रॉब्लम ही मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस के टेस्ट का यही है कि वो जो क्वेश्चन उठा रहे ना वो आउट ऑफ द सिलेबस का उठा करिएगा। और जब जेईई एडवांस देने जाता है बच्चा तो उसको वो चीज मिलती ही नहीं है, वहां पर उसको अपना स्किल और एप्टीट्यूड अप्लाई करना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि मैंने क्या बोला कि रिएक्शंस ऑफ एल्केन में मैंने आपको बता रखा है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड विल ऑलवेज प्रोड्यूस ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। तो जहां पर भी स्टीरियो सेंटर बन जाए, एक बात तो तय है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव ना होकर क्या होगा, रेसमिक मिक्सचर, वो रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हो गया बेटा रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में। मैं इतना ही बता रहा हूँ, बाकी जो भी रिएक्शंस एनसीईआरटी के अंदर है वो हम लोग ये करेंगे। तो